हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोगों की जो याददाश्त है वो बहुत कमजोर है और हम जल्दी भूल जाते हैं। जम्मू कश्मीर के तवारीख को अपनी तवारीख को भूल जाते हैं। हमारे नौजवानों को खासकर तवारीख पढ़नी चाहिए, देखना चाहिए तवारीख में हमें किसने क्या कंट्रीब्यूट किया। क्लोज देयर डोर, जो भी वो हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, हमने सरकारें दी, हमने इनको प्रोफाइल दिया। सबसे बड़ी जो लड़ाई यहाँ पे थी वो मुफ्ती और अब्दुल्लाह की थी, वो थी चीफ मिनिस्टर। यही लोग बीजेपी के साथ सरकार बनाए, यही लोग कांग्रेस के साथ सरकार बनाए, यही लोग जनता दल में थे। हम कौन हैं? जैसा आपने बोला, लेकिन सोल्यूशन तो कोई नहीं दिया। हमारे नौजवानों को एक्सप्लॉइट किया, पता ही नहीं था वो लोगों को कौन हमें इस्तेमाल कर रहा है, कैसे हम इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, कई लोगों को पता ही। The boys whom I know, they would never knew what will happen to us. But इतने एक्सप्लॉइट हो गए, उनकी जान चली गई। एल.के. अडवाणी अपनी किताब में लिखता है कश्मीर इशू पे, वो कह रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी आस्क्ड फारूक साहब, क्या आप मुझे बताएं वेदर यू वुड लाइक, जब वो ऑटोनॉमी मेमोरेंडम इन्होंने वहां पे भेजा, बोला कि आप वेदर यू वुड लाइक टू गो विद ऑटोनॉमी और विद द एनडी, एंड ही राइट्स देयर क्रेडिट टू डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, ही प्रेफर्ड टू कंटिन्यू विद एनडीए। तो यार आप मुझे बताएं, आपने कौन सी प्रेसिडेंस, आपने कौन सी कुर्बानियां। हाउ डू यू सी द सिचुएशन आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370? काफी सारे एक्सपेरिमेंट हुए। कोई आजाद साहब सारी जिंदगी तो आपने कांग्रेस में गुजारी, और अब नया क्या देने वाले हैं? आजाद साहब को तो हम जानते हैं, आप सेंट्रल में बहुत देर तक मिनिस्टर रहे, राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर रहे, यहाँ भी चीफ मिनिस्टर 2.5 साल वो रह चुके। अच्छा काम किया उन्होंने एज अ पॉलिटिशियन, एज अ पॉलिटिकल लीडर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। बट आप मुझे बताएं कि जो बुनियाद है क्या है? स्टेटस क्वो का हिस्सा ही है ना, कोई नया तो नहीं है ना कि नया बोलेंगे। 3 जो न्यूक्लियर कंट्रीज है, भारत, चाइना, पाकिस्तान, इन 3 न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच में कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट बना है। एक बार फेलियर मेरा हो जाए इसका मतलब मैं बंदूक उठाऊं? नहीं, वो तरीका भी बहुत गलत। अस्सलाम वालेकुम, ओपन टॉक में आपका खुश आमदीद है। आज हमारे साथ है खुर्शीद मलिक साहब, जो एक सीनियर सियासी तजिया निगार हैं और प्रोमिनेंट टीवी डिबेटर भी हैं। और जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो यहाँ का पॉलिटिकल लैंडस्केप है, इस पर हम बात करेंगे। कि बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब आपके वक्त का। सबसे पहले हम आपसे थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे आपके एनालिसिस और आपका जो नज़रिया है। जो इस वक्त बात हो रही है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायत इंतखाबात 5 साल के बाद यहाँ पर मुनक्किद होंगे, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद की सूरत हाल से आप बिल्कुल बावाकिफ़ हैं। लेकिन खबरें हैं कि शायद डेफर किया जा रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे? आपकी इस पर तासुरात हम जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात रखना चाहूँगा कि एग्जीक्यूटिव जो है वो कभी लेजिस्लेचर का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। राइट। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनका काफ़ी कलीदी रोल है जमहूरी निज़ाम में अक्रॉस वर्ल्ड, जहाँ पे जमहूरियत रोहरवा है, जहाँ पे जमहूरियत बहुत मजबूत है, और जिन नेशंस को, जिन सोसाइटीज़ को जमहूरियत ने बहुत आगे लिया, वहाँ अगर ये देखा जाए तो जमहूरियत तो फलनी फूलनी चाहिए, और इसका रिप्लेसमेंट एग्जीक्यूटिव नहीं हो सकता। खासकर हम इसके अलम बरदार नहीं हो सकते, और ना ये रियासत, बहरहाल बदकिस्मती से एक यूनियन टेरिटरी में इसको स्क्यूज़ किया है, ना ये यूटी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, न ये इसका मुतहम्मिल हो सकता, न ये मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल हो सकता है कि यहाँ पे एक जमहूरी निज़ाम कायम ना हो। हैविंग सेड दैट, बट सवाल ये है, मैं कभी खुद से पूछता हूँ, एंड आप जैसे दोस्त जब हमें मिलते हैं, हमारी बातचीत होती रहती है डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से, हम वाकई में एक डिफरेंट केस है विद इन अ कंट्री। क्या ये जो जमहूरी अमल चला और चला आया, क्या ये इसका वाज़ेह सलूशन हो सकता है जो चैलेंजेस हमें फेस हैं, या नहीं? राइट। तो मुझे लग रहा है कि एक अलग तरीके का और स्पेशल तरीके का, मतलब एक रोड मैप लेके आना चाहिए सारे स्टेक होल्डर्स को, जो भी अक्रॉस द बोर्ड बैठे हैं, सरकार में हैं, सरकार से बाहर हैं, जो जमहूरी रिवायात पे भरोसा रखते हैं, जिनको ये मालूम है कि नहीं, जमहूरियत ही एक हल हो सकता है। अगर थोड़ा सा हम नज़र डालें, क्योंकि मतलब हमारी बदकिस्मती ये है कि
हम लोगों की जो याददाश्त है वो बहुत कमज़ोर है और हम जल्दी भूल जाते हैं। मैं तो जब तवारीख पे जम्मू हम कश्मीर अपनी के तवारीख को भूल जाते हैं। अपनी तवारीख को भूल जाते हैं। जब हम थोड़ा सा अपनी तवारीख पे पीछे नज़र डालते हैं तो मुझे ये लगता है कि मतलब जो कुछ चल रहा है इससे बदतर हमारे साथ हुआ है, इससे बदतर। और आज तो अलग चैलेंजेस हैं। बहरहाल एक मुल्क से स्पॉन्सर्ड एक मतलब जंग है, एक लड़ाई है और जिसने टेररिज्म का रूप लिया है, जिसमें बहुत ही मतलब बेकसूर लोग मारे गए पिछले 30-33 साल में। तो आज वाकई में सिचुएशन बहुत बहुत डिफरेंट है 1990 से आगे। बट मैं जब तवारीख पर नज़र डालता हूँ जिसके बारे में जहाँ मैं आपको लेना चाहता हूँ, मैं जब 57, 62 और 67 और 72 के इलेक्शंस की तरफ देखता हूँ, जो लोग उस समय एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स थे, क्या वाकई में वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे? मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि ये जो इलेक्शंस 2-3 इलेक्शंस मतलब जो है 67 तक जो हुए, उस समय में 2 किस्म के लेजिस्लेटर्स आपके असेंबली में होते थे। उनको बोलते थे खालिक के एमएलएस और खलक के एमएलएस। उस समय एक यहाँ पे एक आई थिंक ही वाज अ ड्यू कॉम, खालिक डीसी उसको बोलते थे। बोलते हैं कि मतलब उसमें कई जगह मैंने पढ़ा है कि जिसको भी फॉर्म जमा कराना होता था उसके पास जाके वो कराता, और वहां पे जब वो फॉर्म जमा कराते थे वहीं पे वो डिसाइड करता था कि किसने जीतना, किसने हारना है, किसका फॉर्म हमने मतलब रखना है, किसका हमने रिजेक्ट करना है। ठीक है। और जिसका वो फॉर्म रखता, मेंटेन करता, उसको खालिक एमएलए बोलते थे, यानी जिसको बिल्कुल खालिक साहब चुनते। और उसके बगैर में जो उनसे छूट जाते जिनको खलक, ठीक है ना, यानी लोग जिनको चुनते, और ये 2 किस्म के एमएलए, और ये 2 किस्म के एमएलए हमारे मतलब सब्सिक्वेंट इलेक्शंस में आ गए। और उस समय में आप देखें जो सबसे ज्यादा आज चला रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस। बहरहाल हर किसी को हक है, जमहूरी पार्टियां हैं, इलेक्शन एक प्रोसेस है इस मुल्क का, इसका दस्तूर है, तो इलेक्शन तो होना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा इनको ये चाहता हूं कि जहां पे हम हैं, जो टर्फ पे हम खड़े हैं, इसमें अगर 99% किसी का रोल है, किसी का कंट्रीब्यूशन है, वो जनाब आप लोगों का है जी। क्योंकि कोई भी बात जब भी मैं कोई अपनी एनालिसिस जैसे मैं करता हूं, आई डोंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, ना मैं मुझे किसी की तरफ कोई इंक्लिनेशन है। लेकिन जब हम बात करें, देखिए अगर आप जिस्म के बारे में बात करेंगे तो आप अपने सारे अज्जा के बारे में बात करेंगे, और सबसे ज्यादा जो बात होती है वो मतलब जब आप मतलब जिसको आपके जिस्म में जो सही अंग आपका होना चाहिए वो आपका दिल है। आपका दिल खुश है, आपका जिस्म भी चलता है। आपका खुदा ना खवास्ता किसी को दिल का दर्द है तो पूरी उसकी ये है, बाकी चीजें तो चलती रहती है। ये पार्टियां वाकई में यहाँ का दिल बनी हुई थी, बिकॉज दे वर एट द इंसेप्शन ऑफ द पीरियड जब यहाँ से ब्रिटिशर्स चले गए, जब इस मुल्क ने आज़ादी हासिल की गोरे अंग्रेजों से। उसके बाद में ये जो काले अंग्रेज आ गए, तो गोरे अंग्रेजों के पास कम से कम वैल्यूज थे, इनके पास वो वैल्यूज भी नहीं रहे। उनके पास कम से कम मेरिट था, इन्होंने वो मेरिट भी खत्म कर दिया, और वो आपने देखा है, देखिए जिसका जो हमें पीछा आज भी नहीं छोड़ रहा है। अब इसमें है क्योंकि डाउन द लाइन जब आप देखें ना, कोई अगर 30 साल 35 साल 40 साल 50 साल जब हुकूमतें चलती है, तो इसमें बहुत सारे लोग इनकी वजह से जो है मतलब जो इनकी तरफ से फायदा भी हो जाता है, इनकी वजह से उनको कुछ कंट्रीब्यूशन भी करना ही है ना, दे हैव टू डू, क्योंकि आगे चलना है, कुछ ना कुछ तो करना है। और वहीं जो है ज्यादा चिल्लाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि देखिए, आपने डिजीज का डायग्नोज करना है, इसका इलाज करना है, बीमारी का इलाज आपको इसको जड़ से उखाड़ना है, और जो दर्द
हमें इस वक्त महसूस हो रहा। पेन किलर्स आपने दे दिए, पेन किलर्स से कुछ नहीं फॉर होगा टाइम बिंग, फॉर टाइम। और जब आप किसी प्रोसीजर में जाते हैं, परमानेंट सोल्यूशन में जाते हैं, वो एक वाकई में एक लंबा प्रोसीजर है। बिल्कुल। और वो प्रोसीजर आपको, और वो प्रोसीजर थोड़ा कठिन भी है। जब आप खुदा न ख्वास्ता किसी मतलब कि अगर कोई खतरनाक बीमारी हो, जब उसकी सर्जरी हो जाती है, एक प्रोसीजर चलता है, तो उसको वो तकालीफ, उसकी फैमिली को, खुद पेशेंट को, उसके लवाहिकीन को वो तकालीफ से गुजरना पड़ता है, लेकिन बर्दाश्त करते हैं। लेकिन जब वो प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो जाता है, टाइम भी लगता है, समय भी लगता है, वो जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद वो ठीक होता है। तो मुझे लग रहा है कि वो प्रोसीजर की एक मतलब एक डिटेल्ड सर्जरी की जरूरत है। और जब तक वो नहीं होगा, बिकॉज देखिए इस वक्त सबसे बड़ा चले आप 1996 मतलब 90 से आगे तो 4-5 इलेक्शन तो हो ही गए। 96 का हुआ, 2002 का हुआ, 8 का हुआ, 14 का हुआ। लेकिन क्या जो आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज है, दैट इज पीस, क्या वो पीस मेंटेन हुआ? क्या लोग नहीं मरे? क्या बेगुनाह नहीं मरे? यही तो बड़ा सवाल है यहाँ पीस की जब बात करते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो वही है। आपने तो सरकारें बनाई, अच्छे से बनाई, कांग्रेस एनसी कंबाइन बना, कांग्रेस पीडीपी कंबाइन बना, कांग्रेस ये जो बीजेपी पीडीपी कंबाइन बना। बारी बारी इन लोगों ने ले लिए हैं और इन्होंने अपने जो भी इनके एम्बिशंस थे, अलग एक्सपेरिमेंट्स किए फ्रॉम 1947 टू मैं नहीं, हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, हमने सरकारें दी, हमने इनको प्रोफाइल दिया। सबसे बड़ी जो लड़ाई यहाँ पे थी वो मुफ्ती और अब्दुल्लाह की थी, वो थी चीफ मिनिस्टर की। मुफ्ती साहब तब तक चैन से नहीं बैठे। आपने देखा जीएम शाह का जब सरकार, पहले तो फारूक अब्दुल्ला की इलेक्टेड सरकार कैसे डिफेक्ट की, कैसे गिरा दी, और फिर गुल मोहम्मद शाह को जब चीफ मिनिस्टर बनाए फिर उससे भी राजी नहीं हुए। मुफ्ती साहब हैड हिज ओन एम्बिशंस, तो फिर उसमें वो खुद बनाना चाहते थे, लेकिन राजीव गांधी और फारूक साहब का जो आपस में एक बॉन्ड था, तो राजीव गांधी डिडंट वांट टू अनॉय फारूक साहब, तो फिर वो एक ये बना, फिर इसको सेंटर में राज्यसभा सीट लेकर टूरिज्म मिनिस्टर बनाया। फिर जब यहाँ पे आई टेल यू, if this turmoil has contributed to anyone, to any people, it contributed to 2 families. मिलिटेंसी इनकी वजह से हुई। जो लड़के, जो लोग जमहूरी तर्ज से आना चाहते थे, ठीक है ना, देखिए आप देखें जब आप ये जो है इंटरव्यू चलाएंगे तो पीपल विल ब्लेम मी एनीथिंग, बिकॉज ये चीज तो आएगी ना। आप सड़क पे चलेंगे, आप जब किसी मंजिल पे पहुंचना चाहेंगे, जो भी आप रास्ते में जो भी मिलेगा, जो भी मेन स्टेक होल्डर्स है, उनका तो आपको जिक्र करना पड़ेगा ना, तवारीख। और उसमें ये रूलर्स रहे, ये पॉलिटिकल डिस्पेंसेशंस में रहे, यही लोग बीजेपी के साथ सरकार बनाए, यही लोग कांग्रेस के साथ सरकार बनाए, यही लोग जनता दल में थे। हम कौन हैं? आम लोगों का कि भाई जैसा आपने बोला, लेकिन सोल्यूशन तो कोई नहीं दिया। आप लोग तो चीफ मिनिस्टर भी बने, आप होम मिनिस्टर भी बने, आप यूनियन मिनिस्टर भी बने, आप लोग तो वाइस प्रेसिडेंट की रेस में भी चले, आपके 30-28 साल के नौजवान आपके बच्चे वो भी मिनिस्टर बने, ठीक है ना। तो बाकी लोगों का क्या हुआ? आम लोग जो मरे, मैं आपको बताऊं, यहाँ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले आपको अभी बोलेंगे कि अरे हमारे इतने वर्कर्स मरे, जितने वर्कर्स मरे। मुझे एक गांव में जो इनका कोई हल्का प्रेसिडेंट, जो एक वर्कर मरा, मुझे दिखा दे उमर साहब, किसके बेटे को मैंडेट देकर उसने मिनिस्टर या एमएलए बनाया, किसको उठाया कि ये मेरे मतलब वर्कर का जिसको बेगुनाह मारा। और वाकई में वो मैं मानता हूं, जो भी किलिंग हुई अक्रॉस द बोर्ड, वो बेगुनाह हुई। किसी बेगुनाह पे आप ताकत तो चला ही नहीं सकते ना, बंदूक की तो दूर की बात है। मैं वाकई मानता हूं, कितने घरों में आप गए भाई, एक पॉलिसी 90s में सरकार ने बनाई हुआ एक्स ग्रेशिया जो है नेक्स्ट टू किन का, बाकी चीजें वो चला, वो तो है। उसके बाद में कितने लोगों को आपने लीडर बनाया? आप तो आ गए, आप लीडर बन गए, आप यूनियन मिनिस्टर भी बने, आप चीफ मिनिस्टर भी बने, तो और दूसरी फैमिली के भी,
राइट। यूनियन मिनिस्टर भी बने, चीफ मिनिस्टर भी बने, अभी तीसरी जनरेशन रेस में है, जिनको इंट्रोड्यूस रिसेंटली किया हुआ है। एक को तो वहाँ पे सिब्बल साहब के साथ एक ने अपने 2 बच्चे रखे हैं, दूसरे ने अभी इंट्रोड्यूस किया हुआ है एज अ मीडिया एडवाइजर वगैरह। अब तो हमारी जो तीसरी जनरेशन, हमारे बच्चे जो है उन पे इनकी तीसरी जनरेशन हुकूमत करने जा रही है। वी हैव टू लुक, देखिए हमें देखना पड़ेगा गुनहगार कौन है, किसकी वजह से ये हुआ है और हम यहाँ तक क्यों पहुंचे। दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। और ये देखना, देखे, और हमारे नौजवानों को खासकर तवारीख पढ़नी चाहिए, देखना चाहिए कि तवारीख में हमें किसने क्या कंट्रीब्यूट किया। क्लोज देयर डोर्स, जो भी वो हो। और जो भी आप इस वक्त डिस्पेंसेशन देख रहे हैं, जो भी पॉलिटिकल स्पेक्ट यहाँ पे है, ऑल पार्ट ऑफ स्टेटस को, ऑल बी दैट अपनी पार्टी, बी दैट पीसी, बी दैट एनीवन, बी दैट आजाद साहब, हु आर दे, कौन लोग हैं ये। कल तो देखे जीएम शाह के सरकार बनाने में माशाअल्लाह अल्ताफ साहब के वालिद साहब का अच्छा खासा रोल है, ठीक है ना, वो डिफेक्शन में। उसके बाद में मुफ्ती साहब का मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन चला रहा था, फिर मिनिस्टर भी रहा, बड़ी मजबूत मिनिस्ट्रीज उसमें रही। तो आज एक अपनी पार्टी के तो स्टेटस को का हिस्सा है ना, मुझे वो अच्छा है, ही हैज अ राइट। पर साहब आपने बड़े मुदल्लल अंदाज में तारीख पर रोशनी डाली और लॉजिक आपने बयान किया, चूँकि हमारा जो सवाल था उससे हट के आपने हिस्ट्री पर बात की। लेकिन जब हम मजमूई तौर पर जम्मू कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल पर नज़र दोहराते 5 अगस्त 2019 के बाद, आपके एनालिसिस क्या कहते हैं, क्या कुछ चेंज आई? हालांकि आप खुद कहते हैं हमारा भी इस पे यही विजन है कि पीस प्रिवेल होना चाहिए, उसी के लिए हमेशा जद्दोजहद रही है, लेकिन वो अभी तक हो नहीं पाया। देखिए, अमन के लिए हम सबको काम करना चाहिए, और इसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी का फ़ायदा है वो जम्मू कश्मीर के लोगों का, हमारे बच्चों का, हमारे नौजवानों का, क्योंकि हम एक टूरिस्ट स्टेट है। और टूरिस्ट जो भी कहीं जाता है, जैसे कि आप जाते हैं, हम जाते हैं, कोई भी जाता है, वो कतई उस जगह पे नहीं जाएगा जहां वो अपने पैसे खर्च करके मतलब रिस्क को इनवाइट करे। मुझे नहीं लग रहा कि दुनिया में कोई ऐसा आदमी पैदा हो गया हो जो अगर एडवेंचर, मतलब जो एडवेंचरिज्म भी करते हैं, वो भी अपनी सेफ्टी मेजर्स लेके जाते हैं, लेकिन ये देख रहे हैं कि नहीं ट्रैक साफ है, बाकी चीज़ें हैं, कहाँ से चलना, उसकी पूरी सर्वे और रिसर्च करते हैं। तो जब कोई बंदा इन्वेस्टमेंट के लिए आता हो, या आपका टूरिस्ट, नेचुरल सी बात है, ही इज आल्सो इन्वेस्टिंग इन यू, उसके लिए आपको मतलब इस रियासत का पुरअमन होना बहुत ज़रूरी है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन अमन को आड़ बना के आप जमहूरी तर्ज अमल से जम्मू कश्मीर के लोगों को दूर रखेंगे, वो भी एक गैर जमहूरी रवैया है। दैट आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू अपोज दैट एंड द लास्ट वन टू सपोर्ट। ठीक है ना, अमन के लिए हमें सबको काम करना है, एंड वी हैव सीन इट। हमने पिछले 30-33 साल से देखा है, हमने क्या खोया क्या पाया। जो भी जहालत के दौर में जब मतलब हमारे नौजवानों को एक्सप्लॉइट किया, पता ही नहीं था वो लोगों को कि भाई कौन हमें इस्तेमाल कर रहा है, कैसे हम इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, पता ही नहीं। कई लोगों को पता ही नहीं। मेरे सामने आई हैव dozens of instances. The boys whom I know, they would never knew what will happen to us. But इतने एक्सप्लॉइट हो गए, उनकी जान चली गई। उनकी मेरे एक दोस्त ने एक दफा मुझे फोन किया कि भाई क्या हो रहा है। मैंने बोला भाई जो लोग हमारे मतलब जिन लोगों को अगर देखे, सबसे ज्यादा बड़ी बात जो है, इंसान को अगर आप पूछेंगे ना कि आप फर्ज करें कि सैलाब आता है, कोई भी नेचुरल कैटास्ट्रॉफ खुदा ना करे, भूचाल हो जाता है, आदमी सब कुछ छोड़ के अपनी जान बचाता है। यानी फाइनली व्हाट डज दिस मीन? दिस इज समथिंग विच इज द मोस्ट वैल्यूएबल, जिसके साथ आप समझौता नहीं कर सकते। आप अपने बगल में अपने भाई को, अपने बेटे को, अपनी बीवी को बुला मतलब जगा तो सकते हैं,
और इतनी ही देर में आप उसको आवाज देंगे जितनी देर में आपको लगेगा नहीं मैं भी बच सकता हूँ। दैट मीन्स अल्टीमेटली इट्स योर लाइफ। अगर वो जिन लोगों की जाने पता नहीं कई लोगों को अल्लाह ताला उनके साथ खुद इंसाफ करें, और अल्लाह का इंशाअल्लाह ताला इंसाफ तो ज़रूर बरहक है, वो तो हो ही जाएगा। जिनकी जानें इस तरह से चली गई, इतना एक्सप्लॉइट किया, काश उन बच्चों को, उन लोगों को सही रास्ता दिया होता जिसको अपनी जान की फिक्र नहीं। वो आदमी आपका करप्शन क्या करेगा, लेकिन सिर्फ ट्रैक अलग था, रास्ता अगर आपने एक सही रेल्स पे उसको चलाया होता तो शायद आपको एक लीडरशिप मिल गई होती जो, और जिसका आपने नतीजा देखा 87 में। ये तो 84 से स्टार्ट हुआ। 84 में जब आपने एक इलेक्टेड सरकार गिराई नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद में 86 में फिर गिराई क्योंकि वो आपसे डाइजेस्ट नहीं हुआ, आपको लगा कि, और फिर आपने देखा, मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि वो प्रवीण दौथी, उसने कुछ रिसर्च उसमें किया, उसने बोला कि मुझे यूसुफ जमील जो बीबीसी को कवर उस समय कर रहा था, उसने मुझे बोला कि मैंने सुना वो जो जब ये जो जब बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोल दिए गए तो फिर कई जगहों पे राइट्स हुए, बट जम्मू कश्मीर वाज पीसफुल, पर्टिकुलरली कश्मीर वैली, इट वाज पीसफुल। बट यहाँ पे शुरू हुआ जो मंदिरों पे हमला, वो अनंतनाग से हुआ। एंड ही कैटेगरिकली सेड, मैंने सुना कि इसके पीछे मुफ्ती साहब थे। अच्छा। क्योंकि वो ये चाहते थे कि भाई वो ये जो डिफेक्टेड एमएलएज थे कि हमने भाई जीएम शाह साहब को चीफ मिनिस्टर बना, मैं, व्हाई नॉट मी। तो वो एक रसकशी जो चल रही थी, तो उसके चलते, वरना आपको पता है कि दिस सोसाइटी, कश्मीर के लोग का मतलब बहुत पुरामुन है, खासकर कम्युनल तो इंस्टिंक्ट तो है ही नहीं। ये तो शुरू ही आपने हम किया। यूं कहें खुर्शीद साहब के इक्तदार के पुजारियों ने आम लोगों को सारा, मैं वहीं पे मैं आपको लेना चाहता हूँ। 84 से फिर 86, 87 में फिर अकॉर्ड हुआ जिसने पूरी तबाही मचा दी। फिर आपने देखा कि इसमें फिर 2-4 सीटें जो भी जो है मफ जो उस समय था, और कुछ लोग, हालांकि मैंने आई डू नॉट कंडोन द वे दे हैव टेकन, देयर आर, देखिए सियासत में मैं ये मानता हूं आपको एक बार डिनाई कोई कर सकता है, बट द मैंडेट ऑफ द पीपल दे विल नॉट ऑलवेज। एक बार आपने इलेक्शन हारा इसका मतलब थोड़ी है मैं कल को इलेक्शन लड़ने जाऊं या कल को कोई काम करने जाऊं, एक बार फेलियर मेरा हो जाए इसका मतलब मैं बंदूक उठाऊं। नहीं, वो तरीका भी बहुत गलत था। बट द स्पार्क was initiated by NC, Congress and PDP. Why PDP? Because Mufti Saab was the part of Congress that time. Right. आज तो उनका दूसरा रूप है। It was initiated. अब आप देखें उन्होंने फ्यूचर जनरेशंस के लिए क्या काम किया। मैं ये अपने नौजवानों को ये समझाना चाहता हूँ, कन्वे करना चाहता हूँ जो मैंने खुद को कन्वे किया। उसके बाद में 87 इन्होंने किया, उसके सफरर ये होने चाहिए 90s में, और सफरर हम बने, आम लोग। यानी जिन लोगों का मैंडेट इन्होंने चोरी किया, जिन लोगों का मैंडेट इन्होंने अगवा किया, जिन लोगों का मैंडेट इन्होंने खाया, उनकी जिंदगियां बर्बाद। और आपको पता कि हमारे साथ मतलब वो 90s के बाद, मतलब 90s के बाद में फिर ये उसके बाद में 96 में इलेक्शन में लोग चाह रहे थे यार कुछ बने, किसी के पास जाएं, एक्सेस रहे। 2/3 मेजॉरिटी दी इन साहब को, फारूक साहब को, बिल्कुल ऑन द प्लैंक ऑफ ऑटोनॉमी। मुझे कभी मतलब खुद पे भी शर्म आती है भाई, हम लोग इनको देखते कैसे हैं, हम लोग इनको सुनते कैसे हैं। भाई तुम्हें तो 2/3 मेजॉरिटी दी थी, उसके बाद में उसका क्या हुआ? अपने बेटे को मिनिस्टर बनाया, ठीक है ना। और एल.के. आडवाणी अपनी किताब माई कंट्री माई नेशन में लिखता है, पेज 775 पे कश्मीर इशू पे, वो कह रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी आस्क्ड फारूक साहब क्या आप मुझे बताएं वेदर यू वुड लाइक, जब वो ऑटोनॉमी मेमोरेंडम इन्होंने वहां पे भेजा, बोला कि आप वेदर यू वुड लाइक टू गो विथ ऑटोनॉमी और विद द एनडीए।
and he writes their credit to Dr. Farooq Abdullah. He preferred to continue with एनडीए। तो यार आप मुझे बताएं, आपने कौन सी प्रेसिडेंस, आपने कौन सी कुर्बानियां, एक्सेप्ट की पोस्ट 5 जो है 5 अगस्त के बाद में क्वारंटीन आप लोग हो गए, ठीक है ना, क्योंकि 2 साल तो कोरोना ही रहा। आई डू नॉट, मैं उसको ये नहीं मानता, मैं उसको जेल नहीं मानता हूँ। हम लोग भी घरों में थे, ये भी कहीं पे सरकारी। अब खुर्शीद साहब, चूंकि आप कह रहे हैं कि जो भी यहाँ टर्माइल हुआ, मैं वही बताना चाहता हूँ। उसके बाद में एक लीडरशिप उभरनी थी 87 के इलेक्शन के बाद, और उसका फॉल आउट इन पे होना था, लेकिन वो सारे बदकिस्मती से our neighboring country has done a worst disservice to us, कि उन्होंने वो कैपिटलाइज किया, वो जो मैंडेट चोरी किया, जो मैंडेट पर डाका इन्होंने डाला। उन्होंने बच्चों को बोला, देखिए आपने तो चाहा था, आपने तो, आपके लीडर्स कह रहे थे, आप लोगों ने तो कोशिश की थी कि हम थ्रू लेजिस्लेटर, थ्रू आवर मैंडेट, थ्रू असेंबली अपने मामला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाए, यहाँ लोगों के हल करें। इन्होंने अब जीतने दिया, कभी जीतने नहीं देंगे। उसके बाद में रेस्ट इज अ हिस्ट्री, एंड यू सॉ कि ये जो 1.5 लाख लोग मारे गए, किनके सर, उसमें इन लोगों को बुक क्यों नहीं किया जाए? 87 आज भी खोले ना, इन्वेस्टिगेट। देखिए गवर्नमेंट, दे आर ये लाडलाज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मैं आपको बताऊं, क्योंकि बार बार इन्होंने तो बड़ी खिदमत की, करेंगे ही नहीं, वरना खोलें आज भी 1987 का। तो इसका मतलब यह है कि फिर इस पूरे मसले का, इस पूरे इशू का कोई हल नहीं है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि नहीं। देखिए हल, देखिए मैं आप कह रहे हैं कि 1987 का आपने जिक्र किया, हालांकि उसकी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। देखिए मैं मतलब कोई पैसिमिस्टिक नहीं हूं कि हल नहीं है, हल हमेशा है। और अभी कायनात ने हमेशा अशरफुल मखलूकात बनाया, इंसान को दिया हुआ है मसाइल और मसाइल के हल भी, लेकिन उसके लिए आपको नेक नीति की जरूरत है। अगर नेक नीति नहीं है तो आपके मसाइल का हल नहीं है। नेक नीति चाहिए, जैसे इनमें नेक नीति नहीं थी। और आप देख रहे हैं, देखिए जो 370 स्पेशल स्टैट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, आप देख लें कि जो कुछ हमारे पास, जो भी लॉज इम्प्लीमेंट किए, हालांकि आई ऑलवेज फेवर कि जो भी मतलब पब्लिक वेलफेयर कवानीन है वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। अगर इम्प्लीमेंट ना करें अपने कवानीन पब्लिक वेलफेयर के लिए, आपको कानून बनाने से कौन रोकता है? मतलब आप मुझे बताएं कितने लेजिस्लेशंस आपने बनाए, बारी बारी आप लोगों ने 50 साल हुकूमत की, मुझे दिखाएं ना आपने कौन से कवानीन बनाए। और ये इस आड़ में नहीं कि भाई शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, मैं मानता हूं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला was a towering leader and he is always there, and up till now, आज तक मैं ये मानता हूं कि इस स्टैचर का कोई लीडर आज तक जम्मू कश्मीर में पैदा नहीं हुआ। उसका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन लीडर होता है इस पूरे कौम का, वो किसी फैमिली का नहीं है। वो मेरा भी लीडर है, वो आपका भी लीडर है, वो अब्दुल्लाज का भी, मुफ्तीज का भी, सबका लीडर है। और अगर किसी को मतलब किसी ने उसको ज्यादा टार्निश किया हो तो यही फैमिलीज की आपस की दुश्मनी ने टार्निश किया हुआ है, जो आपने डाल दिया है बीच बीच में। बट वी नो, जहां तक हम तवारीख पढ़ते हैं, जहां तक हम लोगों ने देखा है अक्रॉस जियो पॉलिटिक्स, हम मानते हैं हमारे सर आंखों पर जो भी कंट्रीब्यूशन शेख साहब का, लेकिन उस आड़ में नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अमन के आड़ में हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज से आप महरूम ना रखें। शेख साहब की आड़ में हमें आप, ये लोग जो कुछ और कोई काम कर सकते हैं, देखिए इट्स नॉट नेसेसरी डॉक्टर का बच्चा मतलब एक ऐसा ही बेहतरीन डॉक्टर बन जाए, मे बी वो इंजीनियर बन सकता है, मे बी वो पायलट बन, मे बी वो कुछ और बन सकता है। मैं नहीं बोलता, ये लोग कुछ और बन सकते थे, पर बदकिस्मती से ये लोगों को बस वही हमारे सरों पे बिठा के रखा है, और वही प्रॉब्लम, दिस इज अ प्रॉब्लम। सर, हाउ डू यू सी द सिचुएशन आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370? काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हुए, कुछ पार्टीज भी बने, जैसे गुलाम नबी आज़ाद एक DPAP की सूरत में सामने आए, अल्ताफ बुखारी पार्टी लेकर सामने आए, सजाद गनी लोन भी कुछ नए नए स्लोगन्स लेकर सामने आ रहे हैं, और इंटरनेशनल फोरम्स पर भी काफ़ी बातें हुई।
और हुकूमती सतह पर भी ये कहा जा रहा है कि जो 70 सालों में नहीं हो पाया वो हुआ है, पीस की बात हो रही है, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो आप कह रहे हैं कि डिफरेंट पार्टीज वगैरह बनी हैं, ठीक है, हर किसी को हक है पार्टी बनाने का, लेकिन मेरा ये मानना ये डिफरेंट नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द स्टेटस को। हु इज आजाद साहब? सारी जिंदगी तो आपने कांग्रेस में गुजारी, और आप नया क्या देने वाले हैं? देखा, आजाद साहब को तो हम जानते हैं। आजाद साहब सेंटर में बहुत देर तक मिनिस्टर रहे, राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर रहे, यहाँ भी चीफ मिनिस्टर 2.5 साल वो रह चुके। अच्छा काम किया उन्होंने एज अ पॉलिटिशियन, एज अ पॉलिटिकल लीडर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। बट आप मुझे बताएं कि जो बुनियाद है क्या है? स्टेटस क्वो का हिस्सा ही है ना, कोई नया तो नहीं है ना कि नया बोलेंगे। विजन कुछ नया नहीं है। और अल्ताफ साहब, आप अल्ताफ साहब की बात करें, एवरीवन हैज अ राइट, एम्बिशन है। जैसे मुफ्ती साहब ने बोला, समझा 86 में, मतलब 84 में हमने हमारी वोटों से जीएम शाह साहब चीफ मिनिस्टर, ही हैड अ राइट। लेकिन पोस्चरिंग उस तरह से करें, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द पीस, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ पुअर पीपल। आपको पूरा हक है, एवरीवन हैज एन एम्बिशन। अभी फारूक साहब मतलब यूनियन मिनिस्टर रहे, और वो चाहें कल को वो ही कैन एस्पायर टू बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसा वो कर भी रहे थे, जिसके मतलब जिसके लिए हमारा सौदा बार बार हो चुका है, जो मुफ्ती साहब ने किया, जो महबूबा जी ने किया, जो उमर साहब ने किया, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ द पीपल, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द पीस ऑफ दिस प्लेस। बिकॉज उससे क्या होता है, आप लोगों का रोजगार तो कई गुना हो जाता है, लेकिन आम लोगों का रोजगार छीना जाता है। बिकॉज इफ देयर इजंट पीस, ये जो रेडी वाला है, ये बेचारा पहले तो रेडी बाहर ले ही नहीं सकता, फिर इसको मतलब कस्टमर्स कहाँ से मिलेंगे? मजदूरी है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, बाकी लोग हैं, अभी की जो प्राइवेट सेक्टर, अभी की जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, कहीं उम्मीद की किरण नजर आ रही है जिस पीस की? देखिए, देयर इज, आई थिंक, मतलब होना चाहिए। हालांकि क्लेम यह है कि पीस है इस टाइम। देखिए, मैं क्लेम और इसको कंटेस्ट नहीं करना चाहता हूं, बट डेफिनेटली यू वुड सी देयर इज सम चेंज ऑन ग्राउंड। आप देख लें ना, अगर कोई ये बोलता है कि यहाँ पे पत्थरबाजी नहीं हुई है, वाकई में 2019 5 अगस्त के बाद नहीं हुई। कोई एक साल मुझे ऐसा आप इंस्टेंस दे दें, मतलब 2008 से, तो हालांकि डिस्कवर तो इन लोगों ने ये किया, उसमें अगर आप उनके साथ में एक अलग प्रोग्राम करूं, मैं बताऊंगा ये पत्थरबाजी डिस्कवर किसने की, किसने लाई है, पूरा एविडेंसेस मैं दे दूंगा। लेकिन मुझे ये बताएं, 96 से मतलब ऑनवर्ड्स कौन सा दिन ऐसा गुजरा, कौन सा महीना ऐसा गुजरा जब किलिंग्स ना हुई, जब ऐसे सड़कों पर जो है प्रोटेस्ट्स नहीं हुए, जब ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, बाकी चीज़ें दोनों तरफ से, मतलब डोंट कोट मी इन वन कॉन्टेक्स्ट, वायलेशन इज अ वायलेशन। जान चाहे वर्दी वाले की जाए या गैर वर्दी वाले की जाए, तो जान एक इंसान की जाती है, ठीक है ना? तो या वर्दी वाला किसी की जान ले या गैर वर्दी वाला किसी की जान ले, तो वायलेशन है, ठीक है ना? तो लेकिन 19 के बाद तो वाकई में इस चीज को आप मुझे बताएं कि क्या कहीं पे हुई पत्थरबाजी, क्या प्रोटेस्ट हुए क्या? और अब कोई मुझे ये बताएं, सेफ्टी एक्ट्स वगैरह, दिस नॉट अ न्यू नॉर्म। मैं आपको बताऊं, मैं एक दफा मतलब एक जनरल प्रोटेस्ट में शामिल हुआ, ठीक है, बहुत पीसफुल। उस समय में मतलब जो है पीडीपी कांग्रेस की सरकार थी, शायद कंसर्न एमएलए को उस समय ज्यादा पसंद नहीं आया, तो मुझे भी कंसर्न एसडीपीओ ने बुलाया, बोला यार आपका डोजियर बना रहे हैं, तो फिर कहीं वैसे वैसे मैनेज करें, वाला कैरियर खराब हो जाएगा, मतलब मुझे कोई लेना देने नहीं था। कुछ तजिया निगार और कुछ पॉलिटिशियन, इवन के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती भी ये कहती है कि दरअसल ये जो पूरा सिनेरियो कंट्री में है, पूरे कंट्री में से कश्मीर को ही एक लेबोरेटरी के तौर पर यूज किया जा रहा है कि ये बीजेपी और आरएसएस का एक हिंदुत्व एजेंडा है। मैं माशाअल्लाह, मैं तो यही महबूबा जी के मुंह में घी शक्कर
जो वो कह रही है ना, मुझे ये बताएं कि ये एक्सपेरिमेंट तो माशाल्लाह आप लोगों ने ही पहले स्टार्ट किया। व्हाट आई एम सेइंग, पहले नॉन डेमोक्रेटिक तरीके के जो इलेक्शंस लड़े 1962 में मुफ्ती साहब लड़े, मुझे बताएं कितने लोग कांग्रेसी यहाँ पे थे कि कांग्रेस वाले बिजवारा वाले उसको वोट डालते? नहीं, मुझे बताएं ना, क्या मतलब किस मेरिट पे इलेक्शन जीता? आपने उस समय भी -1 किया, 53 में ही -1 किया जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अरेस्ट किया, दैट वाज -1। रेस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज अ डमी कांग्रेस एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस में कौन लोग थे? -1 ही था ना। जिस तरह से देखिए, अब तो मुझे दूसरे तरीके, जिस तरह से आज मतलब हमारे नेबरिंग कंट्री में इमरान खान को लोगों का बहुत सपोर्ट है और वहाँ -1 है, ठीक है ना, बाकी लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और उस समय भी -1 शेख साहब जब जेल लिए गए, जब उन्होंने 75 तक इलेक्शन ना लड़े, सर हिस्सा नहीं लिया मेन स्ट्रीम में, -1 ही था ना। और -1 जब था, व्हाट वाज द चॉइस ऑफ द पॉपुलेस? आम लोगों की चॉइस क्या थी उस समय? उस समय आप लोग कितने जमहूरी थे? मैं तो चले 57 में वो नहीं थे, 62 में तो इलेक्शन लड़े, 72 में भी वो इलेक्शन जीते, उसका मेरिट दिखाएं मुझे। उसके बाद फिर आपने देखा, और बाकी तो पोस्ट 2002 जब आपने इलेक्शन जीता, तो 2002 की भी तो आप बात करें, कितना मेरिट पे आप लोगों ने इलेक्शन जीता? तो इसका ये तो मास्टर्स तो आप लोग ही हैं ना। मलिक साहब, मजमूई तौर पर हम जब इसके एनालिसिस करते हैं या क्रक्स हम जब इसका देखते हैं, तो वो ये है कि फिर बात आती है कश्मीर इशू की या कश्मीर के सियासी मसले की। अभी भी 2-3 जो न्यूक्लियर कंट्रीज़ है, भारत, चाइना, पाकिस्तान, इन 3 न्यूक्लियर कंट्रीज़ के बीच में कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट बना है। इवन कि कल आपको यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के इजलास में भी फिर से आवाज़ उठी, OIC के हालिया इजलास में भी सऊदी अरब ने फिर से कश्मीर के मसले पर बात की है। तो कहीं आपको नज़र आ रही है कोई वे आउट या इस तरीके की कोई मुल्क में माइंडसेट, ऐसे लोग हैं या कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो ये चाहती है कि इस मसले का सियासी हल कहीं से निकले? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि ये जो फ्लैश पॉइंट की आपने बात की, UN की बात की, दिस इज द मैंडेट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री। हम कभी कभार ओवर एक्सीड करते हैं, ओवर एक्सीड, दिस इज नाइदर दिस इज द मैंडेट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नॉर इट इज द मैंडेट ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। वी ओवर प्रोपोर्शनेट आवरसेल्व्स। जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर, जब इनको लग रहा है ना कि चीफ मिनिस्टर, जब इनको लग रहा है, आपने देखा जब 96 में हम कॉलेज में थे, हम भी फारूक साहब के बयानात सुनते थे, वो तो कह रहा था भाई आप पार जाके एटम बम, न्यूक्लियर बम गिरा दो और हटा दो। आज आपको वो रिकॉन्सिलेटरी लगते हैं, क्यों? उस समय उसको पता था यार ऐसे ही चल रहा है, बाकी मामला जो है हम सरकारें वगैरह चलाएंगे। और जहां तक इसकी बात आप कर रहे हैं कि भाई आपको कहते हैं दिस इज द फॉरेन पॉलिसी, कैसे आपने देखा, आप तो ये बात करें जम्मू कश्मीरी है, जब चाइना इंडिया स्टैंड ऑफ अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख तो ठीक है जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था, मैं कह रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश, तो वहां के चीफ मिनिस्टर को तो किसी ने नहीं पूछा। हालांकि वहां भी 371 है, उनका भी स्पेशल स्टेटस है, और वो चीजें हमारे पास है ही नहीं जो उनके पास है। वहां आप जाके आज भी आपको टेम्पररी वीजा वहां पे एक लेना पड़ता है, टेम्पररी परमिशन लेना पड़ता है। इफ यू गो देयर बाय रोड, आपने यू हैव टू सिक्योर, और वहां पे आपने रेफरेंस चाहिए, जो इन लोगों ने दूर दूर तक तो है ही नहीं। हमारे 37, मैं वही कह रहा हूँ, 37 आई समटाइम्स फील 371 वाज मोर स्ट्रॉन्गर, बिकॉज उन्होंने समझौता नहीं किया। ठीक है ना, आप आज जाएं, मतलब 7 सिस्टर्स में वो जो किसी भी स्टेट में आप जाएं, वंस यू रीच टू द असम, और आप अरुणाचल, मिजोरम, किसी जगह मेघालय वगैरह जाना चाहेंगे, तो यू विल हैव टू गो टू देयर, वो एक तरीका का उनका फॉरेन ऑफिस है, वहाँ एक उसके पास जाएं, वहाँ आप परमिशन हासिल करें, फिर आपको गाड़ी चढ़ने ये देंगे, और बीच में कहीं रास्ते में आपको चेक भी किया जाएगा, और कौन है आप, ये नॉन नॉर्थ ईस्टर्न उनको लगेगा, दे विल आस्क यू एंड दे विल चेक योर डॉक्यूमेंट्स, हैज इट एवर बीन हियर? तो मैं वही कह रहा हूँ कि दिस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ अ फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री, वी शुड लीव इट टू देम, हाउ दे डील इट, हाउ दे डेल, एंड वी मस्ट सपोर्ट
द कंट्री वी आर अ पार्ट ऑफ। और यही ओवर प्रोपोर्शनेट जब हम करते हैं ना, व्हेन वी टॉक फॉर आवर ओन नलीस, फॉर आवर, जब हम अपनी मकासद के लिए, जब मेरे को लग रहा है कि मेरी कुर्सी खिसकने वाली है, देन आई टॉक लाइक दिस। उसके बाद मैं वो किसी और कंट्री को फिर सूट करता है, जब वो उठाते हैं, इनके अपने लोग बोलते हैं, तो यहाँ इनको पता है कि भाई ये एक नेगोशिएटिंग इंस्ट्रूमेंट इनके पास है। यहाँ पे इनको बोलते हैं, अरे यार क्यों बोल रहे हो, बता ना, आपका भी ख्याल रखेंगे। और फिर नीचे हमें दूसरी कहानी है। आपने जीएसटी पे नहीं देखा? जीएसटी पे यही नहीं, सेपरेटिस्ट ग्रुप्स उस समय वो मतलब जो आए, भाई आपने करना चाहिए, कर लीजिए आपस में। उसमें क्या उनका कैसे हुआ वो और उनका अल्लाह जाने, लेकिन हो गया, ठीक है ना। उस समय में कहाँ था, जब सरकार तो आप बना भी सकते थे ना 2014 में, 2015 में तो आप, अगर आपने एक सेक्युलर गवर्नमेंट ही चाहिए थी, आपको तो अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था उस समय, तो आपने डेवलपमेंट बाकी चीजें, ये सारा मामला बोला आज। और दिस इज, देखिए आपने कभी ना कभी, व्हाई वी डोंट फाइंड द एंड ऑफ द टनल, द रीजन इज द हिपोक्रेसी, द रीजन इज, वो जो मैं नेक नीति की बात कर रहा था ना, मैंने बोला कि नेक नीति हो, टेल ट्रूथ टू द पीपल। अल्लाह ने आपको ये मुकाम देना होगा, दे देगा। और ये ना चाहें कि आप कुर्सी पे भी रुसवा हैं, आप ये चाहें कि अगर आप रास्ते पे आम इंसान की तरह चलें तो अल्लाह आपको इज्जत बख्शे, वो तो इज़्ज़ु मंतशा वो तो ज़िल्लु मंतशा। क्या फ़ायदा कि आप कुर्सी पे बैठे हो और लाखों लोग आपको बद्दुआएं देते हैं, बाकी ऐसा आई डोंट थिंक we should have any expert opinion on this. We should talk. I'm not a foreign policy expert or a defense expert, but to my comprehension, to my wisdom, we must leave it to the foreign policy of the country. Thank you so much for your valuable time.